हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। उसमें हमने 10 अक्टूबर 2023 की इवनिंग शिफ्ट के 75 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, 28 तारीख को एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और जो एग्ज़ाम की डेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो आपका एग्ज़ाम है 4 जून से शुरू होगा, 4 से 6 जून तक होगा। तो आपके पास करीब 60 डेज़ के आसपास का टाइम है। तो रोज़ आपको एक सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, क्विज लगाते रहिए। और टेस्ट और क्विज में जो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको गूगल सर्च करना है और बहुत बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन पूरे कंसेप्ट के साथ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट 18 अप्रैल है, उससे पहले आप फॉर्म भर लेना। और अगर आपका कोई जो कास्ट का सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट, डेट वगैरह के बारे में कोई डाउट है तो आप ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था। आप इसको पढ़ के उस चीज़ को सर्च कर लेना, आपके डाउट इसको पढ़ने से ही क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8th रैंक थी और ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए थे। और आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं एसएससी जेईई 2022 और 2023 वाले। तो दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन से आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पंप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पावर। तो जो टाइप ऑफ पावर यूज हो रही है उसके हिसाब से इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पंप है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप, लो लिफ्ट पंप, हाई लिफ्ट पंप एंड स्टीम इंजन पंप। तो पावर क्या होती है भाई, डीजल का है, पेट्रोल का है, स्टीम का इंजन है उसका, भाई सीएनजी से चल रहा है या नेचुरल गैस से चल रहा है, भाई बैलगाड़ी से ड्रिवन पंप है। तो पावर का जो सोर्स क्या है उसके बेस पे आपने 4 ऑप्शन पढ़े, तो स्टीम इंजन पंप हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि स्टीम इंजन एक पावर होती है, स्टीम यानी कि भाप, जो वाटर वेपर होती हैं उनकी पावर से जो पंप चलता है वो स्टीम इंजन पंप। और बाकी सभी क्या है, वो मैकेनिज्म बता दिया। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप ये उसका मैकेनिज्म है, लो लिफ्ट पंप, हाई लिफ्ट पंप, तो ये उसकी कैपेसिटी बता दी भाई, लो लिफ्ट करता है या हाई लिफ्ट करता है। तो इजीली इसका 4th नंबर ऑप्शन आप आइडेंटिफाई करके इसको सोल्व कर सकते थे। तो पेपर में भी ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे, बीच में एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पेपर में घबराना नहीं है। सबसे मेन फैक्टर यही है पेपर को क्लियर करने का। 77 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन का यानी कि ध्वनि प्रदूषण, गाड़ियों की पोंपों हो गई या फैक्ट्रियों की आवाज़ या जो शोर शराबा होता है उसका कौन सा इफेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, हियरिंग लॉस, तेज़ आवाज़ से आपका सुनने की जो क्षमता वो खत्म हो सकती है। सेकंड ऑप्शन, माइग्रेशन ऑफ बर्ड फ्रॉम सिटी, तो शहर से चिड़ियाँ चली जाएंगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड ऑप्शन, एन सी एस टी, तो ये एन सी एस टी जो होता है ये होता है चिंता या तनाव हो गया। तो पोंपों की आवाज़ और आगे कानों में बड़ बड़ की आवाज़ आती रहेगी तो तनाव हो जाएगा आपको, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको एन सी एस टी का मतलब इंग्लिश में मतलब नहीं पता तो आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके ईजिली इसका मतलब देख सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है स्टमक डिसऑर्डर, यानी पेट की खराबी। तो नॉइस पोल्यूशन, आपके कानों में जो आवाज़ जाती है तेज़ तो उसकी वजह से पेट में कोई खराबी नहीं आती। फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है और शुरू के 3 ऑप्शन हमारे ठीक थे। तो वहीं हमें बताना था कौन सा नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था ये भी इतना आसान था और ये भी इतना आसान था। तो जैसे 77 नंबर क्वेश्चन है, अब आपने इसको पढ़ा और कर दिया, इसको 5th 6th क्लास का बच्चा भी नॉर्मल सोच के कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन ना तो किसी कोचिंग में पढ़ाए जाएंगे और ना हम मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस से कर देंगे इन पेपर को। बस आपको एग्ज़ाम में माइंड को कूल रखना है, टेंशन नहीं लेनी है वहाँ पे। और वो टेंशन क्यों आती है, जैसे कि कई बच्चे क्या होते हैं, वो एसएससी जेईई का पेपर पहली बार दे रहे होते हैं, मतलब एसएससी का भी या किसी भी एग्ज़ाम को भी पहली बार दे रहे होते हैं, तो उस माहौल का उन्हें आइडिया नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी एसएससी के फॉर्म निकले आपको सभी फॉर्म भरने हैं, ताकि आपको उस माहौल का आइडिया हो। क्योंकि 100 रुपये तो लगने हैं और 400-500 रुपये आपके आने जाने के लग जाएंगे, लेकिन जो माहौल होता है ना एक्चुअल माहौल में, वहाँ कंप्यूटर में बेस के वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के उस कंप्यूटर पे उस पेपर को सोल्व करना, तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। वो आप अपने घर के अंदर लाइब्रेरी में या कोचिंग सेंटर के अंदर आप उस माहौल का आइडिया नहीं लगा सकते। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन दैट इज इंस्टॉल इन सॉफ्ट स्ट्रेटा टू बिल्ड ए स्टेबल फाउंडेशन
फॉर हैवी स्ट्रक्चर बाय द मेथड ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी पाइल फाउंडेशन होती है जिसको सॉफ्ट स्ट्रेटा के अंदर इंस्टॉल करते हैं स्टेबल फाउंडेशन बनाने के लिए? बाय द मेथड ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन के हम ऑप्शन देखते हैं, स्क्रू पाइल, एंड बियरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल एंड टेंशन पाइल। तो जो पाइल होते हैं, पाइल के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो फ्रिक्शन पाइल का मैकेनिज्म होता है और एक एंड बियरिंग का मैकेनिज्म होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इसने ये चीज़ तो बताई नहीं हुई कि भाई जो हमारी बिल्कुल नीचे वाली ज़मीन है वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। बस इसने ये बता दिया कि पाइल फाउंडेशन सॉफ्ट स्ट्रेटा में हम कौन सी इंस्टॉल करेंगे। तो उसके अंदर हम एंड बियरिंग की भी कर सकते हैं और फ्रिक्शन की भी कर सकते हैं। अब वैसे हमें तो इसका सॉल्यूशन दिख रहा है, तो हम ये वाला लॉजिक दे सकते हैं कि भाई सॉफ्ट सॉइल है तो सॉफ्ट सॉइल के अंदर फ्रिक्शन कम होएगा। लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन को इन्होंने और डिटेल के अंदर बताना चाहिए था। क्वेश्चन के अंदर डिटेल सफिशिएंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डिटेल और ज़्यादा देते तो और अच्छा रहता, क्योंकि इसके आंसर सेकंड और थर्ड दोनों इसके आंसर बनते हैं। दोस्तों जो पाइल फाउंडेशंस होती है उसकी मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। वेयर दिस सोयल एट द शैलो डेप्थ इज पुअर, देन इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द लोड सेफली द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इंक्रीज टिल ए सुटेबल सोयल स्ट्रेटा इज मेड, दिस इज कॉल्ड द पाइल फाउंडेशन। तो पाइल के डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ कि भाई सोयल अगर कमज़ोर है, ऊपर की सोयल, तो लोड को हमें ट्रांसमिट करने के लिए काफ़ी गहराई तक इसको पाइल बनानी पड़ती है एक। और इसके दो मैकेनिज्म होते हैं लोड ट्रांसफ़र करने के, एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो एंड बियरिंग का आप देख सकते हो, दिस ट्रांसमिट मेजॉरिटी ऑफ द लोड टू द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा बाय द एंड बियरिंग। तो जो बिल्कुल नीचे वाली अगर ज़मीन स्ट्रॉन्ग है या कोई पत्थर वगैरह आ रखे हैं वहाँ पे, तो भाई सारा लोड उस पत्थर तक ट्रांसमिट कर देगी ये, तो वो तो वही एंड बियरिंग। और एक होती है फ्रिक्शन पाइल, ये क्या करती हैं, ये अपना मेजॉरिटी ऑफ लोड फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसमिट करती हैं जो साइड वाली सोयल है उसके अंदर। तो क्वेश्चन में हमें इन्हें अच्छे से इसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो सेकंड और थर्ड इसके दोनों करेक्ट हो सकते थे। लेकिन अगर आप ये देखें कि भाई ये सॉफ्ट स्ट्रेटा लिख रखा है, इंस्टॉल्ड इन सॉफ्ट स्ट्रेटा, तो उस हिसाब से हम इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट मार सकते हैं। लेकिन क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कुल मिला के बात ये है। 79 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द वेरियस जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोयल मॉइस्चर इन द इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। इनफिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सोयल मॉइस्चर के जो जोन्स होते हैं अलग अलग, उनको आपको अरेंज करना है। जैसे आपकी ये कोई सोयल है, जब इसके अंदर पानी इसके अंदर एंटर करना शुरू करेगा, इस वाले प्रोसेस को दोस्तों मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ये कोई तालाब वगैरह है, तो जो इसका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट आप देखिए वो होगा सैचुरेशन जोन, इसके अंदर वाटर कंटेंट मैक्सिमम रहता है। ये सोयल की जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, फिर आता है ट्रांसमिशन जोन, वाटर उस सैचुरेशन जोन से नीचे की तरफ जाने लग रहा है तो ट्रांजिशन का जोन होएगा। फिर आएगा वेटिंग जोन, वहाँ की सोयल हल्की हल्की गीली होएगी, जैसे कि इस डायग्राम में आप कलर से देख सकते हो। और फिर उससे नीचे की सोयल बिल्कुल ड्राई रहेगी। इस डायग्राम में जो कलर है आप उस कलर के हिसाब से समझिए इसको। ये दोस्तों एक और डायग्राम है, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश हुई तो पानी इसके अंदर ऐसे जाने की कोशिश करेगा ज़मीन के अंदर, तो बिल्कुल ऊपर ऊपर की मिट्टी है ज़मीन के पास वो सैचुरेट रहेगी। फिर ट्रांसमिशन होने लग रहा है मिट्टी के अंदर, यानी कि पानी चलेगा वहाँ से नीचे की तरफ, तो वो ट्रांसमिशन जोन होगा। फिर वेटिंग जोन, वही हल्की हल्की गीली होगी, और फिर ड्राई सोयल होगी। ये आप एक और डायग्राम में देख सकते हैं, पहले सैचुरेशन जोन, फिर ट्रांजिशन, फिर ट्रांसमिशन, फिर वेटिंग, और फिर आखिरी में ड्राई हो जाता है। तो इस वाले के अंदर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले सैचुरेशन जोन आएगा, फिर ट्रांजिशन, फिर ट्रांसमिशन, और फिर आखिरी में वेटिंग जोन, यानी 1 नंबर ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन मतलब जनरली एसएससी जेईई के लिए कम ही पढ़ते हैं, मैंने तो इसको नहीं पढ़ा हुआ था, तो इसको मैं अभी क्रॉस में मार्क कर रहा हूँ कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था और बच्चों को इसको करने में प्रॉब्लम आएगी। 80 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, when the crossing site is such that the canal full supply level is well above the stream high flood level, the choice between the aqueduct and siphon aqueduct is made depend upon the stream discharge.
फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कनाल फुल सप्लाई लेवल, FSL यानी फुल सप्लाई लेवल। ये आपका कोई कनाल है, इसको मैं C से लिख देता हूँ, इसका फुल सप्लाई लेवल ये, यानी कि जब इसमें पानी भरा हुआ होगा तब ये इतने फ्लो पे होएगा। इज वेल अबाउ द स्ट्रीम हाई फ्लड लेवल, स्ट्रीम यानी कि नदी, इस नदी का हाई फ्लड लेवल, इसको हम स्ट्रीम को S से लिख देते हैं, स्ट्रीम को हमने S से लिख दिया। स्ट्रीम का जो हाई फ्लड लेवल है, ये कनाल FSL इज वेल अबव स्ट्रीम, तो कनाल का FSL इससे काफ़ी ऊपर है। द चॉइस बिटवीन द एक्विडक्ट एंड साइफन एक्विडक्ट इज मेड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम डिस्चार्ज। तो या तो हम एक्विडक्ट बनाएंगे या फिर हम साइफन एक्विडक्ट बनाएंगे। और दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, जब जो कनाल होता है वो नेचुरल ड्रेन यानी कि नदी के ऊपर से बह रहा होता है, तब हम एक्विडक्ट या फिर साइफन एक्विडक्ट बनाते हैं, एक्विडक्ट या साइफन एक्विडक्ट बनाएंगे। और हमारे क्वेश्चन में भी जो हमारा कनाल है, वो जो हमारी नदी है, नेचुरल ड्रेन है, इसको आप नदी कह लो, नेचुरल ड्रेन कह लो, मैं इसको नदी लिख देता हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है। तो इससे ऊपर है तो हम एक्विडक्ट या साइफन एक्विडक्ट। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर ए लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज दैट इज़ व्हेन द स्ट्रीम बेड इज़ मच वाइडर, जब स्ट्रीम यानी कि नदी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा पानी होगा, और उसका इसने मतलब भी समझा दिया कि व्हेन द स्ट्रीम बेड इज़ मच वाइडर, जो ये हमारी नदी है इसका ये काफ़ी चौड़ी नदी है। एन एक्विडक्ट इज मोर सुटेबल देन ए साइफन एक्विडक्ट विच रिक्वायर लोअरिंग ऑफ द स्ट्रीम बेड बाय ए ड्रॉप। तो उस वाले केस में कह रहा है एक्विडक्ट मोर सुटेबल रहेगा देन ए साइफन एक्विडक्ट विच रिक्वायर लोअरिंग ऑफ द स्ट्रीम बेड बाय ए ड्रॉप। तो दोस्तों आपको एक्विडक्ट और साइफन एक्विडक्ट के बारे में डिफरेंस भी पता है। एक्विडक्ट तो क्या होता है, ये हमारा कनाल है और ये हमारी नदी है, ठीक है। नदी हमारा कनाल ऐसे चला गया, नदी ऐसे चली गई, कोई दिक्कत नहीं आई, ये हो गया एक्विडक्ट। और अगर हमारी जो कनाल है, कनाल यानी कि हमने बनाई है, मैन मेड है, वो ऐसे है, और जो नदी है वो ऐसे है, तो इसको बोलेंगे साइफन एक्विडक्ट। यानी हल्का सा जो इसका ये नीचे वाला हिस्सा है नदी के अंदर घुसा हुआ होता है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे इसने वही कहा है, जब ये नदी बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी, ये नदी बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी, तब एक्विडक्ट मोर सूटेबल। तो जो ये स्टार्टिंग वाला ऑप्शन है ना एक्विडक्ट, ये मोर सूटेबल है देन दिस साइफन एक्विडक्ट, इस ऑप्शन के कंपैरिजन में। विच रिक्वायर लोअरिंग ऑफ द स्ट्रीम बेड बाय ड्रॉप, जो कि इसके अंदर हमने इसके स्ट्रीम बेड को ड्रॉप दे के हल्का सा नीचे वो कर दिया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डिस्चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्या वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर हम जो ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे तो वो सूटेबल नहीं रहेगा। दोस्तों मैं आपके समझने के लिए आपको गूगल पे एक्वेडक्ट का डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, जो इंसान ने यानी कि हमने जो कनाल बनाया है वो ऊपर से जाने लग रहा है, इसके अंदर आप जहाज़ भी तैरते हुए देख सकते हो। और जो नेचुरल है, जो नदी है या कोई और कोई नदी ही होती है नेचुरल तौर तो क्या ही होता है, तो जो नदी है वो नीचे से जाने लग रही है, आपको डायग्राम में दिख रही है। और ये हमने पुल के ऊपर इस टाइप से ये मैन मेड कनाल बनाती है, इसके अंदर आप जहाज़ लेके जा सकते हो या कोई भी पानी वगैरह भी हमें सप्लाई करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो ये एक्वेडक्ट है जो मैंने आपको भी दिखाया है। और जो साइफन एक्वेडक्ट होता है उसका आप डायग्राम देख सकते हो। एक्वेडक्ट में तो क्या था, जो कनाल है बिल्कुल ऊपर ऊपर से बहुत ऊपर था उसके, लेकिन साइफन एक्वेडक्ट में जो कनाल का फुल हाई फ्लड लेवल HFL देखिए, और कनाल का बेड देखिए जो येलो कलर से है, यानी जो HFL से तो हल्का सा नीचे रहेगा इसका जो बेड है, यानी इसका इन्वर्ट लेवल है जो, और कनाल का फुल सप्लाई लेवल इसके HFL से ज़्यादा है, यानी कि हल्का सा बस ये नीचे होता है, जैसे मैंने आपको इस वाले डायग्राम में समझाने की कोशिश करी है। लेकिन जब नदी ये बहुत ज़्यादा ऐसे चौड़ी होगी तो इसको हम प्रैक्टिकल नहीं रहता इस टाइप से इसको नीचे लेके जाना, क्योंकि डिस्चार्ज बहुत हाई होता है। तो वही चीज़ इसकी सेकंड स्टेटमेंट में लिखी हुई है और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। 81 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ द स्टैगर्ड और जिगजैग रिवेटिंग इन द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर
द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द चेन ऑफ रिवेट इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट इक्वल टू S²T/4G। या फिर आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं P²T/4G। G क्या है? गोज डिस्टेंस। और P क्या होती है? P होती है पिच। और ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट। ये आप देख सकते हो SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है। तो इसके अंदर इन्होंने कम से कम 4-5 बार एक्सप्लेन किया हो। जैसे ये वाला देखिए 6th नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर जैसे अब हम स्टैगर्ड रिवेटिंग लेते हैं तो इसने स्टैगर्ड रिवेटिंग में एक्सप्लेन किया है ना 1 2 3 7, 1 2 3 7, यानी कि अगर ये स्टैगर्ड होके यानी टेढ़ी होके कटिंग करेंगे 1 2 3 7 तो B-2D × T + P² लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास तो ये पुरानी बुक की PDF है। अब यहाँ देखिए ये स्टैगर्ड रिवेटिंग है, यहाँ देखिए S²T/4G यहाँ इसने ऐड किया हुआ है। अब ये एक और क्वेश्चन है 15 नंबर, इसके अंदर भी इसने P² ऐड किया हुआ है। जो भी अगर स्टैगर्ड रिवेटिंग हो, जैसे इसमें स्टैगर्ड रिवेटिंग है, अगर रिवेट हो रहा है ऑफ द लाइन, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी आपसे हो जाना चाहिए था। 82 नंबर क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ ए सिग्नल इन विच द क्लस्टर ऑफ सिग्नल अलोंग ए रूट डिस्प्ले एन अपोजिट इंडिकेशन एट द सेम मोमेंट इज कॉल्ड दी। तो इस टाइप का सिग्नल जिसमें एक रूट के अलोंग, जैसे आपका कोई रोड ऐसे है, यहाँ पे सिग्नल रेड लाइट दिखा रहा है, यहाँ पे रेड है तो अगला सिग्नल ग्रीन दिखाएगा, ये रेड है तो अगला सिग्नल ग्रीन तो अगला रेड, यानी कि अपोजिट साइन दिखा रखे हैं। एक रूट के ऊपर जितने भी सिग्नल हैं सभी के अपोजिट साइन है। वही चीज़ लिखिए, सिस्टम ऑफ सिग्नल इन विच क्लस्टर ऑफ सिग्नल अलोंग ए रूट डिस्प्ले एन अपोजिट इंडिकेशन एट द सेम मोमेंट। एक टाइम पे रेड ग्रीन ऐसे अपोजिट साइन रहेंगे तो उसको कहेंगे अल्टरनेट सिस्टम। और वो चीज़ आपको इस चीज़ को पढ़ने से भी समझ में आ रहा है, अल्टरनेट यानी कि एक दूसरे का अपोजिट। दोस्तों ये आप देख सकते हो ट्रैफिक सिग्नल्स और कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे नोट्स के अंदर ही लिखे हुए हैं। और जो ये मेरे नोट्स हैं ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखोगे तो बिल्कुल नीचे होगा। तो चैनल को ज्वाइन करके आप इस नोट्स को डाउनलोड करके रख सकते हो, गूगल ड्राइव का लिंक है। वैसे मैं कहूँगा आपको जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो नोट्स आप उसी के फॉलो करना, आपको ये सभी चीज़ें उस चीज़ के अंदर मिल जाएंगे। तो आप ये टाइप ऑफ सिग्नल देख सकते हो। साइमल्टेनियसली सिस्टम पहले नंबर वाला, साइमल्टेनियसली यानी कि लगातार एक साथ सभी में एक जैसा रेड होगा या फिर ग्रीन होगा। अल्टरनेट यानी कि अपोजिट, अल्टरनेट सिग्नल और ग्रुप ऑफ सिग्नल सो अपोजिट इंडिकेशन इन ए रूट एट द सेम टाइम। एक होता है सिंपल प्रोग्रेसिव। सिंपल प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि आप चलते जाओगे और ग्रीन लाइट आती जाएगी, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ग्रीन लाइट आती जाएगी। सिग्नल को इस टाइप से वो कर रखे है हमने कंट्रोल। एक होता है फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव। फ्लेक्सिबल प्रोग्रेस यानी कि फ्लेक्सिबल से ही पता चल रहा है, और प्रोग्रेस यानी कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, तो कंप्यूटर वगैरह का यूज होता है। और जैसे जैसे ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होती है, कम ट्रैफिक होगा तो ग्रीन लाइट को कम टाइम कर देगा और रेड लाइट को कम टाइम कर देगा। और अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा तो रेड लाइट का कम टाइम कर देगा, ग्रीन को ज़्यादा कर देगा। यानी कि कंप्यूटर देख लेगा कि हमें कितने की ज़रूरत है और उस हिसाब से सिग्नल चेंज होता रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, मैं तो यही कहूँगा। 83 नंबर क्वेश्चन, बाय विच मेथड इज वैल्यूएशन कैरिड आउट टू बी इनिशियली और प्राइम कोस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो इनमें से कौन सा मेथड होता है जो इनिशियल या प्राइम कोस्ट लेस डेप्रिसिएशन बताता है हमें? तो दोस्तों वो होता है इनिशियली कॉस्ट बेस वैल्यूएशन। जो स्टार्टिंग में कॉस्ट बेस वैल्यूएशन होती है उसी को हम इनिशियल एस्टीमेट या फिर प्राइम कोस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं। ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन लग रहा है, प्रीवियस ईयर में नहीं था, इसलिए मैंने इसको क्रॉस में मार्क कर लिया। 84 नंबर क्वेश्चन, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ड्रिवन बाय ए डायरेक्टली कपल्ड 2 किलोवाट मोटर ऑफ स्पीड 1400 RPM। 1400 RPM की मोटर है, 2 किलोवाट उसकी पावर है। कनेक्टेड टू ए मोटर ऑफ स्पीड 2800 RPM, द पावर ऑफ द मोटर शुड बी। तो दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम नॉर्मल रूटीन में तो नहीं पढ़ते हैं,
तो इसको मैं क्रॉस में मार्क कर लेता हूँ, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन मैं शो कर देता हूँ। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, 2 किलोवाट की मोटर से चलता है और 1400 आरपीएम का है। अगर उसको हमने एक मोटर से कनेक्ट कर दिया जिसकी 2800 आरपीएम की स्पीड है, तो पावर मोटर की कितनी होगी? तो देखिए, मोटर की स्पीड दी हुई है 1400 आरपीएम। मैं कह रहा हूँ पंप का आरपीएम दिया हुआ 1400 और मोटर के दिए हुए हैं 1800 आरपीएम। तो इन दोनों को हमने कपल कर दिया, यानी कि इकट्ठा जोड़ दिया। P1 यानी कि उसकी पंप की पावर थी 2 किलोवाट, तो पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है P = KN3। और P1 इसकी पंप की और उसकी मोटर की जो हमने पावर है उनको कंपेयर कर लिया। P1/P2 = N1/3/N2, और उससे हमने इस P2 को निकाल लिया 16 किलोवाट। तो 16 किलोवाट हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि ये कितने आरपीएम रोटेट करता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम पंप वाले चैप्टर को सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीप में नहीं पढ़ते, ये एक टाइप से मैकेनिकल वाले बच्चे इतने डीप में पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है, हमें तो बेसिक पढ़ना पंप वाला चैप्टर। अगर आप उसको डिटेल में इतना पढ़ रहे हो, इससे अच्छा जो हमारे खुद के सब्जेक्ट है उनको कवर करेंगे हम। 85 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबल्ड असर्शन एंड रीजनिंग। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए लूज परमिएबल सैंडी सोयल हैज़ ए हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी देन दी टाइट क्लेई सोयल। तो ये तो आपको देखते ही समझ गए होगी कि जो सैंडी सोयल है और वो लूज भी है और परमिएबल भी है। लिख दिया इसने परमिएबल, तो परमिएबल है तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, पानी इसके अंदर से ज़्यादा ऐसे पास कर पाएगा ज़मीन के अंदर। किसके कंपैरिजन में? टाइट क्लेई सोयल। तो क्लेई सोयल की तो परमिएबिलिटी वैसे ही कम होती है। तो पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल ईजिली आपने आइडेंटिफाई कर ली। सेकंड स्टेटमेंट, ए सोयल विद पुअर अंडर ड्रेनेज हैज़ ए हायर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। पुअर अंडर ड्रेनेज, तो ऐसी सोयल जिसका अंडर ड्रेनेज अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर पुअर हैज़ ए हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो क्या उसके अंदर हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी? जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे आपकी सोयल है कोई, इसके अंदर पानी जाने लग रहा है, ऊपर से पानी गया सोयल के अंदर। अगर इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम, मान लो जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये मैं दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ, ये मान लो ड्रेनेज सिस्टम है नीचे, अगर पानी अंदर गया और तुरंत बाहर निकल गया तो इसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसी होगी? अच्छी होगी, क्योंकि सोयल ने पानी को अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखा और वो पानी ऊपर से आ रहा है और ड्रेन से बाहर निकल जा रहा है। मान लो इसमें ड्रेन नहीं है, मैंने ड्रेन को गायब कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? पानी आएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी दलदली भूमि हो जाएगी वो, और उसके अंदर और पानी इनफिल्ट्रेट हो ही नहीं पाएगा, उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसी चीज़ को इसने सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, पुअर अंडर ड्रेनेज, यानी इस सोयल से पानी ड्रेन तो हो ही नहीं रहा, पानी तो बाहर से जा ही नहीं रहा, तो उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी, उसकी हाई नहीं होगी, उसकी होगी लो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत थी। ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। 86 नंबर क्वेश्चन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक एंड मार्शल मिक्स डिज़ाइन। तो दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों इंक्लूड होते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन मार्शल मिक्स डिज़ाइन है ये इसका पार्ट नहीं है। मार्शल मिक्स डिज़ाइन जो हम मिक्स डिज़ाइनिंग करते हैं, प्रोपोर्शनिंग वगैरह वाला पार्ट है, उसका पार्ट हो जाता है, लेकिन इसका पार्ट नहीं होता ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर। ट्रैफिक के अंदर हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देखेंगे, भाई रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, कर्व कितने डिग्री के एंगल पे होगा, ट्रैफिक की स्टडी करते हैं और रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ते हैं। तो ये तीनों चीज़ आती हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, लेकिन मार्शल मिक्स डिज़ाइन नहीं आता। दोस्तों जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का चैप्टर शुरू होता है उसके अंदर हम स्टार्टिंग में इसके डेफिनेशन देखते हैं। आप इसकी सेकंड लाइन पढ़िए, दिस इंक्लूड प्लानिंग एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एट वन एंड, यानी कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होगा, प्लानिंग होगी, और रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑन दी अदर एंड। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन,
ये चीज़ें आते हैं। इसमें रोड यूजर करेक्टरिस्टिक आती हैं भाई, फिजिकल, इसमें परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वोल्यूशन, मेंटल, साइकोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, व्हीकल की करेक्टरिस्टिक, ब्रेकिंग डिस्टेंस की करेक्टरिस्टिक। और ये वाले तीनों फॉर्मूले जो ब्रेकिंग डिस्टेंस के हैं ये आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इन तीनों फॉर्मूले के बेस पे। इसके अंदर ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पोर्ट स्पीड, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, पार्किंग स्टडी, एक्सीडेंट स्टडी। तो जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन होती है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के चैप्टर में, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाना चाहिए था। 87 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द इंक्लूडेड एंगल मेथड इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंक्लूडेड एंगल कैन बी मेजर आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं इंक्लूडेड एंगल को या एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। सर्वे के अंदर हम पढ़ते हैं, इंक्लूडेड एंगल जो दो लाइन है उनके बीच का एंगल होता है, आप इसको क्लॉकवाइज मेजर करिए, वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करिए या क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द मेजर्ड क्लॉकवाइज एंगल आर इंटीरियर एंगल इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये शायद 2020 वाला है या 22 वाला, उसके अंदर ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपके पास बुक होगी, मेरे पास लेटेस्ट वाले अभी फ़ोन में PDF नहीं है बुक की, तो आप देख सकते हैं। ये क्या कह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेजर्ड क्लॉकवाइज एंगल आर इंटीरियर एंगल इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज काउंटर क्लॉकवाइज, यानी हम ऐसे बढ़ रहे हैं, ये A है, A से B, B से C, तो हम कैसे चल रहे हैं, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। ये है एंटी क्लॉकवाइज, हम सर्वे कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो मेजर्ड क्लॉकवाइज एंगल आर इंटीरियर एंगल, A से चले हम B की तरफ और B से C। तो जब हमने इंक्लूडेड एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी हमारी ऐसे चलती है, इस तरीके से हमने क्लॉकवाइज एंगल को मेजर किया, इस लाइन से अगली लाइन के ऊपर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। क्यों हो गया वो आप डायग्राम के अंदर आपको दिख भी रहा है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। जब हम घड़ी की उल्टी दिशा में जाएंगे, और अंदर एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, घड़ी के डायरेक्शन में। घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, आपको अच्छे से पता है घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी। पहले 12 बजे, फिर 6, फिर 9, ऐसे ही चलती है ना घड़ी। और वैसे भी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और आप इस चीज़ को डायग्राम बना के भी आप इसको इजीली कर सकते थे। और मान लो ये उसके अंदर होता है, ये तो हमारा किस डायरेक्शन में सर्वे है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम सर्वे करते तो जो इंक्लूडेड एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पे हमें पता चलता। जैसे इसमें तो हमें ऐसे जाने पे आ रहा है, उसमें फिर ऐसे जाने पे आता वो, यानी इस वाले का अपोजिट, इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप। तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, पता कौन से मेथड होते हैं, एक ड्राई होता है, एक वेट होता है। जो सीमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे पेज पे ये चीज़ आ जाती है, तो इसमें तो कुछ सोचने का था ही नहीं। 89 नंबर क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इन लेवलिंग इज एन इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग मोस्ट सूटेबल। तो इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग हम कब यूज करते हैं, जब हमें दीवार के अक्रॉस लेवलिंग करनी हो, तब हमें इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। ये घर का फर्श है, फ्लोर आपके घर का, ठीक है। ये छत हो गई। अब एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, ये कोई दीवार है, ठीक है। ये आपका दरवाज़ा है, यहाँ पे आप इसको दरवाजे की तरह समझिए, जो बीच में स्पेस दिख रहा है। आपने दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे रख के लेवलिंग करनी शुरू की। आपने यहाँ के लेवल ले लिए स्टाफ रख के, आपने यहाँ के लेवल ले लिए स्टाफ रख के।
अब आपको जो आपकी मशीन है, जो लेवलिंग है, इसको उठा के आपको यहाँ पे रखना है। आपको ये देखने में तो लग रहा होगा कि आप आर पार देख सकते हो, लेकिन आपके घर के 2 रूम होंगे तो आपको ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते। आप इसको ऐसे मानिए, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये आप हो स्टूडेंट, आप यहाँ खड़े हो गए, इसको देखने लग रहे हो, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप से है। एक कमरा ये है और एक कमरा ये है, और यहाँ ये पूरी दीवार है, इसको ऐसे कर लो, पूरी दीवार है। तो आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ कैसे लेके जाओगे? तो आप क्या करोगे, आपने एक स्टाफ यहाँ रख लिया, एक इन्वर्टेड स्टाफ यहाँ रखा, आपने दीवार का लेवल ले लिया, फिर आपने स्टाफ को यहाँ पोजीशन चेंज करी, फिर यहाँ से लेवल ले लिया, आपको दीवार के लेवल पता चल गए यहाँ से, और यहाँ से फिर आपने इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल दी। तो इस तरीके से जब हम लेवलिंग एक्यूरेसी बोल करेंगे तब हमें इन्वर्टेड स्टाफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं। 89 नंबर क्वेश्चन तक हमने शुरू किए थे ये 76 से। तो आज हमने टोटल क्वेश्चन किए हैं, आज हमने 14 क्वेश्चन किए हैं। एक बार हम फटाफट ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे जो आप नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन 84 नंबर, 2, 3 नंबर क्वेश्चन, 4, ये वाला तो हम क्योंकि एसएससी की गलती के हिसाब से ही मान रहे हैं इसको, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 14 क्वेश्चन किए, जिसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे थे अगर आप उसको नहीं करते तो आपके स्कोर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर आप 100 में से 70 क्वेश्चन आपने देखते ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन बेसिक प्रीवियस ईयर के आएंगे, अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन कर दिए तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और बचे हुए 30 क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें हल्का फुल्का डाउट होता है, किसी में आपने तुक्का भी लगा दिया। अगर आपके 75 स्कोर है तो आप यकीन मान के चलिए, और बाकी में भी आपने अच्छा किया तो टॉप 10 के अंदर आपकी रैंक ज़रूर आएगी, और हो सकता है आप फर्स्ट ही आ जाएँ। तो 14 में से आपका कितना स्कोर था आप बता सकते हैं? अगर 14 में से आपका स्कोर 10 या 10 से ज़्यादा था तो आपकी तैयारी अच्छी है। बचे हुए 2 महीने आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन की मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप उस वीडियो को भी चाहो तो देख सकते हो। आपको 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं। एक सब्जेक्ट की सुबह रिवीजन, 2 सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन लगाएंगे, दिन के अंदर एक आप क्विज देंगे या फिर कोई टेस्ट लगाएंगे, और उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, कंसेप्ट वाला है तो उसका आपको गूगल सर्च करके कंसेप्ट समझ लेना है। और अगर क्वेश्चन फैक्चुअल बेस है तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में उस फैक्चुअल बेस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं। अगर उस टाइप के फैक्चुअल बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको रट लेना है, और अगर उस टाइप के फैक्चुअल बेस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं तो उसको आप छोड़ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो। तो ठीक है दोस्तों, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप का कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को सभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, आप तैयारी करते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और आपका कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।